हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं लाइन इंटीग्रल। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे पास जो फिजिक्स का मेन ब्रांच है, दैट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। वहाँ पे हमारे पास जो लाइन इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल है या वॉल्यूम इंटीग्रल है, उनका बहुत हमें वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इनका बहुत सारा काम वहाँ पे होता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही अंडरस्टैंड करेंगे कि ये एक्चुअली काम कैसे करते हैं और ये हमें इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इन पर एक एक्सप्रेशन भी हम यहाँ पे एवॉल्वेट करेंगे, एक्सप्रेशन भी डिराइव करेंगे और हम सीखेंगे कि लाइन इंटीग्रल हमें कहाँ पे ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन भी हम सीखने वाले हैं और अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ। तो बस आपको क्या करना है, आपको एंड तक इस वीडियो को देखना है। ऑलराइट, नाउ लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप यहाँ पे आपके मन में एक आइडिया जग रहा होगा, एक कंफ्यूजन जग रहा होगा, दैट इज भाई ये जो इंटीग्रल है इसके सामने ये लाइन क्यों है, इसको हम लाइन इंटीग्रल क्यों कहते हैं। हमारे पास जो सिंपल इंटीग्रल्स भी होते हैं, तो वो जो हम इस्तेमाल करें, तो फिर ये क्यों बीच में आ गया है। ठीक है, तो पहले मैं वही यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट सिंपल इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं दूसरा मार्कर भी इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पे जब हम सिंपल इंटीग्रल की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास एक एक्स एक्सिस दिस और वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्स सिस्टम है और इस पर मैंने एक करो ड्रा की। ठीक है, तो इस करो का अगर हमें किसी वक्त एरिया ढूंढना हो, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, एरिया अंडर द करो किस तरीके से ढूंढ रहे हैं, हम वहाँ पे इंटीग्रल इस्तेमाल करते हैं। कौन सा इंटीग्रल, सिंपल इंटीग्रल। ठीक है, कब, जहां जब सिर्फ और सिर्फ हमारे एरिया की बात आती है, सिर्फ एक्स और वाई की बात आती है, तो वहां पे हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, सिंपल इंटीग्रल। ऑलराइट, तो यहां पे मैं लिखूंगा ये थोड़ा बहुत। सिंपल इंटीग्रल इज evaluated along x axis and y axis और स्ट्रेट लाइन्स। जब हम डिस्कस करते हैं वहाँ पे जो एरिया अंडर स्ट्रेट लाइन, वहाँ पे भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास ऐसी स्ट्रेट लाइन है, दिस वाई एक्सिस दिस साइड, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल इंटीग्रल। ठीक है, तो ये था किसका कमाल, यहाँ तक सिंपल इंटीग्रल का। तो भाई ये लाइन इंटीग्रल कहाँ से आ गया है। ठीक है, तो पहले अब हम इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। देखो क्या होता है कि अगर मैं आपके सामने एक ऐसी स्ट्रक्चर रखता हूँ, एक हेलिकल स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि आपके पास एक स्प्रिंग है, तो इसकी एक हाइट भी है। ऑलराइट, तो इसकी एक लेंथ भी है, तो इसकी एक ब्रेडथ भी है। ठीक है, दिस सपोज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। तो यहाँ पे ये बात आपको समझनी है, तो आप इसको फिर अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या होगा, सपोज करो आपके पास एक बीड है। क्या है, एक बीड। सपोज हमने कोई पार्टिकल रखा है, इस पर हैंग करके अब ये मूव कर रहा है। इट इज ऑब्वियस कि हमारे पास जो इंटीग्रल है, हम जो अगर हमारे पास एक्स और वाई में चेंज आ रही है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल इंटीग्रल इस्तेमाल करते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारी कर्व है, ये सिर्फ एक्स और वाई में ही चेंज नहीं हो रही है। इट्स नॉट ओनली इन एक्स एंड वाई, does not change in x and y only, it also it also changes in z। तो कैसे, देखो यहाँ पे हम अगर x और y में भी चेंज आती है इसको, तो हम वहाँ पे सिंपल इंटीग्रल इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अगर यही इंटीग्रल में यहाँ पे इसको लेकर जाता हूँ, तो यहाँ पे इसकी लेंथ और ब्रेड्थ में चेंज नहीं आ रही। यहाँ पे हमारी सिंपल अगर लेंथ में चेंज आएगी और किस में आएगी, हाइट में, क्योंकि अब ये क्या ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे अगर हमारे पास फंक्शंस होते हैं, अगर ऐसी हमारे पास कोई सिचुएशन होती है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है जो इस तरीके से अपने आप में चेंज लाती है,
किसमें, जो ओनली जिसकी चेंज सिर्फ हम एक्स और वाई में नहीं देखते, जिसकी चेंज हम सिर्फ एक स्पेस में देखते हैं, मल्टी डायमेंशन में देखते हैं, तो वहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, लाइन इंटीग्रल की। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जो लाइन इंटीग्रल हमारे पास होता है, इट कैन, मैं यहाँ पे लिखूंगा इट कैन बी एनी कर्व इन हायर डायमेंशंस। हायर डायमेंशनल स्पेस भी हम लिख सकते हैं। ऑलराइट, और आपको एक चीज याद रखना है, जो हमारे पास कर्व है, जिस कर्व का हम मेजरमेंट करते हैं, जिस कर्व का हम सपोज एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, या इस कर्व में कौन सी चेंज आ रही है, वो कर्व क्या होती है, वो कर्व ऑलवेज कौन सी रहेगी, वो कर्व रहेगी ऑलवेज टू डायमेंशनल। ठीक है, कर्व हमारी क्या रहेगी, इज 2D। अब जिस स्पेस में ये चेंज हो रही है वो कौन सी रहेगी, दैट इज थ्री डायमेंशनल। सपोज मैं यहाँ पे इसकी आपको यहाँ पे एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज मेरे पास ये एक मार्कर है, इस मार्कर को मैंने क्या किया, मैं इसको अब तक हम इसका एरिया ढूंढ रहे थे, ठीक है, ये स्टैटिक थी, हम इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन इस्तेमाल कर रहे थे, तो और इसका एरिया ढूंढ रहे थे। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है कि अब ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ऐसे भी, ठीक है, और ऊपर की तरफ भी जा रहा है। तो ये जो मार्कर है इसका एरिया है, ठीक है, पर चेंज किस डायमेंशन में हो रहा है, दैट इज ऑल दीज हायर डायमेंशंस में। ठीक है, ये सिर्फ चेंज 2 डायमेंशन में नहीं हो रहा है, अब ये 3 डायमेंशन में इसकी हाइट में भी चेंज आ रही है। ठीक है, पर है कि मार्कर ही है, ठीक है, इसकी जो अपनी प्रॉपर्टी है वो क्या है, 2 डायमेंशनल। ऐसी क्या होती है, जो कर्व होती है ये सिंपली 2 डायमेंशनल होती है, पर चेंज किस में हो रही है, दैट इज 3 डायमेंशनल। और इन कंडीशन में इन जगह पे हम कौन सा इंटीग्रल इस्तेमाल करते हैं, दैट इज लाइन इंटीग्रल। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ तक भी समझ नहीं आ चुका है, तो हम जो हमारे पास आने वाले स्टेप्स हैं, तो इसमें भी हम इसको फिर अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, हम यहाँ पे अब इसकी रिलेटेड एग्जांपल्स देंगे जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर हम वेक्टर्स की बात करते हैं, जनरली हम वेक्टर्स की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें जब हम वेक्टर कैलकुलस की बात करते हैं, वहाँ पे हम डायरेक्शन का भी फोकस करते हैं, तो वहाँ पे हमें जनरली इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन लिखूंगा, द इंटीग्रेशन of a vector along a curve is called line integral. ऑलराइट, तो अब हम देखेंगे कि लाइन इंटीग्रल के अब यूज कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करो कि हमारे पास एक परिंदा है, क्या है, या हमारे पास एक सिंपल सा एक शीट है, पेपर। अब ये पेपर क्या हो रहा है कि ये हमने किसी हाइट से हमने इसको छोड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इट्स ओबियस कि ये जो जब ये ज़मीन पर आएगा तो ये कैसे आएगा, इट इज ऐसे एक कर्व बनाकर आएगा। ऑलराइट, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे आपको समझाता हूँ, ऐसे। तो जब ये ऐसे कर्व बनाकर आएगा तो यहाँ पे हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कौन सा इस्तेमाल करेंगे, दैट इज लाइन इंटीग्रल, क्योंकि अब ये यहाँ पे इसकी हाइट में भी चेंज आ रही है, अब ये लेफ्ट में भी जा रहा है और राइट में भी जा रहा है, ये ऐसे भी जाएगा, ये ऐसे भी जाएगा, और ये नीचे भी जाएगा। ऑलराइट, तीनों डायरेक्शंस में इसकी जो डायमेंशंस में भी इसकी चेंज आएगी। ऑलराइट, दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे ये कर्व डिफाइन करेंगे, यहाँ पर इतना सा, तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन दैट इज इसकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या सिंपली इसकी हाइट, और सिंपली इसकी सपोज मानो कि इसकी लेंथ है, तो यहाँ पे जब ये आएगा तो यहाँ पे इसकी क्या बनेगा, लेंथ और ब्रेडथ, हाइट यहाँ पे खत्म। ऑलराइट, तो ऐसी ये कंटिन्यूसली चेंज आएगी इसकी विथ रेस्पेक्ट टू दिस।
तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब अगर हमें इसको अंडरस्टैंड करना है, अगर हमें इस चीज़ का की इंटीग्रेशन और इसकी जो फाइंड करनी है वर्क डन, जब हम इन चीज़ की फाइंड करते हैं, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। हम यहाँ यही लाइन इंटीग्रल में पहले इसको एवालुएट करेंगे, फिर फाइंड करेंगे इसका वर्क डन। अब देखते हैं कैसे। सपोज करो इस पर अब फोर्स पड़ रहा है, कौन सा फोर्स पड़ रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जब इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ेगा, इट्स ऑब्वियस कि हमें पता है कि जब एक वर्क डन तभी होती है जब एक फोर्स पड़ेगा और बॉडी क्या करेगी, डिस्प्लेस। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर फोर्स इस पर पड़ रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली इस पर फोर्स पड़ रहा है। कौन सा फोर्स पड़ रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स जी, ऑलराइट, दैट इज इट्स वेट या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ये फॉल हो रहा है, ऑलराइट। मैं यहाँ पे एफ जी लिखूंगा। तो और क्या हो रहा है कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही, कंटिन्यूसली चेंज हो रही, मगर पाथ कौन सी फॉलो कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो ये फॉलो कर रहे हैं, तो ये हम सिंपली वो डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका लाइन इंटीग्रल ढूंढेंगे, ठीक है। तो फिर उसी लाइन इंटीग्रल को हम इंटीग्रेट करेंगे, फिर देखेंगे कि इसने कौन सी पाथ फॉलो की है और कितनी डिस्प्लेसमेंट इसने निकाली है, और फिर उससे कितनी वर्क डन इसकी जो बनती है, ऑलराइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, एज यू नो कि वर्क जो होती है, दैट इज वर्क तभी डन होती है जब एक फोर्स किसी बॉडी पर, और वो बॉडी क्या करेगी, डिस्प्लेस। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा फोर्स पड़ रहा है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और जो ये हमारे पास बॉडी है, इस पर क्या हो रहा है, ये डिस्प्लेस हो रही है, दैट इज इसकी डिस्प्लेसमेंट हम मानते हैं डी एस। यहाँ पे सिंपल डिस्प्लेसमेंट है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, दैट इज डी एस डॉट प्रोडक्ट। एज वी नो दिस वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐसे, यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। अब यहाँ पे मसला ये है कि ये जो हमारे पास कर्व है, इसकी लेंथ डेल्टा एल भी हो सकती है, यहाँ पे भी डेल्टा एल, यहाँ पे भी डेल्टा एल, दैट मीन्स यहाँ पे ऐसी डायरेक्शन, यहाँ पे ऐसी डायरेक्शन, यहाँ पे ऐसी डायरेक्शन, यहाँ पे ऐसी। तो इस डेल्टा एल को हमें पता है कि इसको हम अप्रोच करते हैं किसको, जीरो, तो ये क्या बनेगा, डी एल, ऑलराइट। तो जब हम यही अप्रोच करते हैं डीएल, तो वहाँ पे हमारे पास जो ये क्या होता है कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो ये क्लोज आ रहे हैं, ठीक है, हमारी जो एरर्स ये खत्म होती जा रही है, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, इसका वर्क डन। तो अब यहाँ पे अभी हमने सिर्फ डी एस ऐसे इसको लिखा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इस पर मैंने सपोज करो कि अब हम इसका इंटीग्रल, क्योंकि हमें अब इस सारी लाइन जो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर देखनी है, तो इसके लिए हम कौन सा इस्तेमाल करें, लाइन इंटीग्रल, न कि सिंपल इंटीग्रल, ऑलराइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अब फ्रॉम ए टू बी, सपोज अब ये फॉल हो रही है फ्रॉम ए टू बी, ऑलराइट। अब यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। अब ये थी किसकी बात, ग्रेविटेशन की बात। हमारे पास जो ये लाइन इंटीग्रल होता है, इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पे भी पड़ती है, जब हम फील्ड की बात करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो होता है। सपोज करो कि हमारे पास एक चार्ज है, क्या है हमारे पास, एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ऑलराइट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा ई, दिस आवर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी हमारे पास क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सपोज करो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड से इसमें एक हमारे पास एक जो बॉडी है ये मूव कर रही इन ए करो, ऑलराइट। तो सपोज करो कि यहाँ पे इसकी एंगल जो है ये हमारे पास थीटा है। यहाँ पे आप इसको समझना, ये जो करो इसने बनाई है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है एक्चुअली। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, हम देखते हैं ओरिजिन से जो इनिशियली कहाँ था और फाइनल पे कहाँ है, वहाँ पे जो इसने ये डिस्टेंस कवर किया, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सपोज यहाँ से यहाँ से यहाँ तक आ गया, दैट्स दिस इज पी, दिस इज क्यू पॉइंट, और यहाँ तक इसने कौन सी डिस्प्लेसमेंट निकाली है, दैट्स डी एल, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ऑलराइट। तो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे, हमें यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, लाइन इंटीग्रल, क्योंकि हमने देखा कि ये जो है यहाँ पे भी 3 डायमेंशन में चेंज आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ये सिंपली
इसी जगह पे नहीं रहेगा, टू डायमेंशनल। यहाँ पे भी अब इसकी यहाँ पे आगे भी जाएगा, ठीक है, ऊपर ऐसे भी जाएगा और ऐसे भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये कर्व है, एक तो ये कर्व हमारे पास टू डायमेंशनल है, ऑलराइट, और उसके साथ साथ ये एक्सपैंड जैसे कि थर्ड डायमेंशन दैट जेड एक्सिस में भी जा रही है, इसकी हाइट में भी चेंज आ रही है, ऑलराइट। ऐसे आप इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पे मैं फिर ऐसे लिखूंगा, अगर मैं इसको भी यहाँ पे लिखना है, अब यहाँ पे हमें पता है जो वर्क डन होती है दैट्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम सिंपल बात करेंगे तो यहाँ पे फोर्स कौन सा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ई, ऑलराइट। और हमारे पास जो डी एस है, ये कौन से यहाँ पे, दैट इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ऑलराइट, दैट इज डी एल। अगर हम इसको अब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, लाइन इंटीग्रल इस्तेमाल करके, ठीक है। तो हम लाइन इंटीग्रल करते हैं ए टू बी, दिस इज आवर ए, दिस आवर बी, यहाँ पी टू क्यू, दिस आवर ए, दिस आवर बी, एंड वी कैन इजली फाइंड इट्स वर्क डन, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे चार्ज है, ये कंटिन्यूसली इस पर इफेक्ट पड़ेगा, किस पर, जो ये बॉडी इसके इर्द गिर्द है, ठीक है। अब ये बॉडी जो है ये कंटिन्यूसली एक कर्व जैसी लाइन फॉलो कर रही है, ठीक है। तो हमें देखना है कि इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का असर है, ठीक है, ये किस तरीके का पड़ रहा है, ठीक है, या टोटल इस पर जो इलेक्ट्रिक वर्क डन हो रही है इस चार्ज से, ये कितनी हो रही है, ऑलराइट। तो ये हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, बाय यूजिंग दिस लाइन इंटीग्रल। अब यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा, अब हम इसकी एक्सप्रेशन देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, अगर हमारे पास ऐसे में यहाँ पे ड्रा करूंगा, दिस इज आवर ओरिजिन ओ, दिस आवर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई, दिस इज आवर जेड एक्सिस। सपोज करो कि हमारे पास एक कर्व है, एक स्पेस में एक कर्व जो है हमने ड्रा की। सपोज करो ये हमारे पास वेक्टर ए है, दिस आर द पॉइंट्स A1 and A2, all right. This is small displacement dl from this to this point, all right. अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अब अगर हमें क्या करना है, हमें पता है कि जो वर्क डन होती है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐसे, जो वर्क डन हमारे पास होती है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं यहाँ पे फोर्स जो हमारे इस पर पड़ रहा है दैट इज ए, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, हमें पता है ए डॉट डी एल, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ए डी एल कॉस थीटा। जब हम डॉट प्रोडक्ट इसको हम क्या लिखते हैं, एंगल कौन सा देते हैं, दैट्स कॉस थीटा, ऑलराइट। तो यहाँ पे क्या होता है, A1 और A2 के दरमियान हम यहाँ पे ये जो ढूंढ रहे हैं लाइन इंटीग्रल, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा, फ्रॉम A1 टू A2 A डॉट डी एल इज इक्वल टू A1 and A2 A cos theta dl, ऑलराइट। यहाँ तक तो आपको समझ आ चुका होगा। अब इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज द लाइन इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम A1 to A2, ऑलराइट, अलोंग द कर्व। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें पता है, हमारे पास जो कुछ रूल्स है इंटीग्रेशन के, हम इंटीग्रेशन अगर हम ऐसे लिखेंगे, A1 to A2 these are the limits A dot dl, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज नेगेटिव टाइम्स A2 to A1, ऑलराइट, दैट इज A dot dl, ऑलराइट। यहाँ पे मैंने लिमिट क्या किया, यहाँ पे लिमिट कहाँ से जा रहा था, A1 to A2, अब मैंने यहाँ से नेगेटिव साइन करके A2 से A1, ऑलराइट, ये हम कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको यहाँ पे ले आएंगे, दैट इज A1 to A2, यहाँ पे आप देख सकते हैं A डॉट डी एल
इसको हमने इस साइड लिया, दैट इज इट बिकम्स पुलिस, दैट इज A2 to A1, राइट, A वेक्टर DL वेक्टर। अब ये किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी इसको मिटाता हूँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ A.dl इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या हुआ? This sign, this integral denotes this type of integral in which we put this sign, ठीक है। इस इंटीग्रल को हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज इंटीग्रेशन अराउंड ए क्लोज्ड कर्व, अराउंड ए क्लोज्ड कर्व। अब जब हमने यहाँ पे इसको इंटीग्रेट किया एक क्लोजर कर्व से, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे पहले ये ऐसे आप देखो, फ्रॉम A to B डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ से जा रहा था? A to A2, ठीक है। DL इसकी डिस्प्लेसमेंट थी, अब ये वापस आ रहा है A to A1, राइट। दैट इज यहाँ पे मैंने लिखा A1 to A2 इंटीग्रल जा रहा था, तो यहाँ पे हमने लिखा प्लस अब A2 से A1 आ रहा है, फ्रॉम A2 to A1, ऑलराइट। तो ये किसके बराबर हमें आया? दैट इज 0 के बराबर। दिस इज हियर। तो यहां पे अब हम क्या लिखेंगे? इस वेक्टर को सच ए वेक्टर फील्ड, अगर हमारे पास ऐसा वेक्टर फील्ड है, कैसा वेक्टर फील्ड? हुज लाइन इंटीग्रल ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज 0, हुज लाइन इंटीग्रल ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज 0। इसको हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड, ऑलराइट, कंजर्वेटिव फील्ड और ए लेमिनर फील्ड, लेमिनर वेक्टर फील्ड। यहाँ इसको हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड और लेमिनर वेक्टर फील्ड, ऑलराइट। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, दैट इज लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो अगर हम इसका थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं, तो लाइन इंटीग्रल हमें पता चला कि लाइन इंटीग्रल जो सिंपल इंटीग्रल से डिफरेंट होता है। सिंपल इंटीग्रल हम सिंपली 2 डायमेंशनल सरफेस में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई करो जो 2 डायमेंशनल ये कंटिन्यूसली चेंज हो रही है स्पेस में, हायर डायमेंशन में जब इसको डालते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है? तो उसका जब हम वहाँ पे जो एरिया निकालते हैं, या इस लाइन इंटीग्रल जो इंटीग्रल हम फाइंड करते हैं, तो वहाँ पे हम कौन सा इंटीग्रल इस्तेमाल करते हैं? लाइन इंटीग्रल, ऑलराइट। और हमने देखा कि जो लाइन इंटीग्रल हमारे पास होता है, अगर लाइन इंटीग्रल जो क्लोज्ड कर्व में, दैट मीन्स अगर हम कोई डिस्प्लेसमेंट हम निकाले और वहाँ से फिर ओरिजिन पर वापस आ रहे, ठीक है, इन ए क्लोज्ड कर्व, इन ए क्लोज्ड पाथ, तो वहाँ पे उसका इंटीग्रल क्या बनता है? दैट्स 0। उसको हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड और लेमिनर फील्ड, ऑलराइट। दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच।